हेलो गाइस, डीबीएमएस रिवीजन की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद होगी अपन जो भी लास्ट जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बात करें कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऐसे सेट ऑफ रूल होते हैं जिनका एम क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी को प्राप्त करना होता है। उन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जा सकता है। अब वो कौन कौन से रूल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो रूलों के बारे में बात होती है कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल की, तो ये 5 प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो मिलता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, एक टाइम वाला मिल जाता है, एक ट्री वाला मिल जाता है, ग्राफ वाला मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी गए हैं गाइज। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, ट्री बेस आ गया, ट्री टाइम आ गया, ट्री आ गया और ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में जब चर्चा होती है तो 5 टाइप का बताया जाता है। कितने टाइप का बताएगा? 5 टाइप का। कौन कौन से होते हैं 5 टाइप, उनके बारे में चर्चा करें। तो लॉग बेस्ड के अंदर से बात करें तो पहला होता है शेयर एग्जीक्यूटिव लॉक कहते हैं। दूसरा बात करें तो टू फेज लॉकिंग इसको कहा जाता है। टू फेज लॉकिंग को अपन 2PL के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा बात करें तो स्ट्रिक्ट 2PL आ जाता है। ठीक है, थर्ड वाला बात करें तो रिग्रेस 2PL देखने को मिल जाता है। और लास्ट वाला जाता है कंजर्वेटिव 2PL के नाम से जाना जाता है। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे शेयर्ड एग्जीक्यूटिव लॉक के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर से 2 टाइप के प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो शेयर्ड होता है और दूसरा हो जाता है एक्सक्लूसिव। अब शेयर्ड के अंदर से क्या देखने को मिलता है और एक्सक्लूसिव के अंदर से क्या देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो शेयर्ड हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया, इनके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले अपन शेयर्ड लॉक क्या होता है। तो शेयर्ड लॉक के अंदर से आप ओनली क्या कर सकते हो, उस डाटा आइटम को आप रीड कर सकते हो। डेफिनेशन के अंदर से बात करें तो कोई ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक के अंदर है, उसके अंदर से किसी भी डाटा आइटम को लॉक करना चाहते हो तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर से आप क्या कर सकते हो, उस डाटा आइटम को केवल क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये शेयर्ड लॉक में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो आपने शेयर्ड में आप ओनली रीड कर रहे थे, इसमें आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? दोनों, रीड और राइट दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें इसी के बारे में, जैसे शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक है, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सीरियलाइजेबिलिटी है, उसको अपन आर्चिव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम का नाम आता है, दूसरे का नाम आएगा मैनी नॉट फ्री फ्रॉम इरिकवरेबिलिटी के अंदर से देखने को मिल जाती है। और तीसरी का जो नाम आएगा मैनी बी नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं, जो चीज़ें थी मैंने वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं टू फेज लॉकिंग के अंदर से। टू फेज लॉकिंग आपको मैंने बताया कि इसको 2PL के नाम से भी जाना जाता है। अब 2PL के अंदर से आपको कौन कौन सी मिलेंगी उसके बारे में बात करें। देखो, पहला नाम आता है ग्रोइंग फेज और दूसरा आता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज के अंदर से क्या होता है गाइस, इसके अंदर से बात करें तो इस फेज के अंदर से लॉक को आर्क्यू किया जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हो आप, लॉक को आप रिलीज नहीं कर सकते ग्रोइंग के अंदर से। दूसरा बात करें तो जो श्रिंकिंग है, इसके अंदर से क्या होता है कि इस फेज के अंदर से लॉक को अपन क्या कर सकते हैं, रिलीज किया जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हो आप, आर्क्यू नहीं कर सकते। ठीक है, ये आता है 2 फेज लॉकिंग के अंदर से, दोनों चीज़ें याद रखना। अब बात करें तो 2 फेज लॉकिंग है ना, उसके अंदर से कौन कौन से बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 फेज लॉकिंग के अंदर से आपको सीरियलाइजेबिलिटी है वो हमेशा क्या मिलेगी, आर्क्यू मिलेगी, याद रखना। और बात करें तो जो 2 फेज लॉकिंग के अंदर से सभी जो शेड्यूल हैं वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर से सीरियलाइजेबिलिटी होती है वो हमेशा किस में होती है, आर्क्यू में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट का नाम आता है स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर से क्या होता है, जो स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग है ये पहले वाला जो अपन ने पढ़ा था 2PL उसकी कॉपी करेगा। क्या करेगा, देखो यूज बेसिक 2PL मेथड, मतलब कि 2 फेज लॉकिंग के बेसिक मेथड को ये यूज़ करता है। ठीक है, और बात करें तो इसके अंदर से तभी ये अनलॉक होगा तब इसके ऊपर कमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी गया कि एक्सक्लूसिव लॉक तभी अनलॉक होगा जब ये कमिट होगा। ठीक है, और बात करें तो इसके अंदर से आपको सीरियलाइजेबिलिटी है हमेशा आर्क्यू में देखने को मिल जाती है, और इरिकवरेबिलिटी है उसको अपन रिमूव कर देता है इसके अंदर से। आगे बात करते हैं तो डेड लॉक की प्रॉब्लम इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर से आपको एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, 3 समझ में आ चुके होंगे आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम आता है, नेक्स्ट आता है रिगोरियस 2PL के बारे में अपन बात करेंगे। ये भी क्या करेगा, ये हमेशा
स्ट्रिक्ट 2PL की कॉपी करेगा। पहले वाला ओनली 2PL की कॉपी कर रहा था, ये वाला तीसरे वाले की कॉपी करता है। इसके अंदर से क्या होता है कि शेयर्ड लॉक तभी अनलॉक होगा जब ये कमिट होगा। ठीक है, दो चीज़ें आप याद रखना। आगे बात करते हैं तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप पहले पढ़ कर आए थे कि इसके बारे में, उस तीसरे वाले की जो फॉर्म थी ना उसकी कॉपी करेगा। तीसरा वाला कौन सा स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग था ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर से आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको देखने को मिलेगा सीरियलाइजेबिलिटी हमेशा RQ में देखने को मिलेगी। ई रिकवरेबिलिटी है उसको रिमूव कर देगा। डेडलॉक की प्रॉब्लम स्कीम में आ जाती है, पहले वाले में भी आ रखी थी। ठीक है, और इसके अंदर से आपको स्टारवेशन की प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल जाती है गाइज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव 2PL के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। इसमें से होता क्या है, इसमें यदि सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर होता है तो वह सभी लोग एक्वायर कर लेता है। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा नहीं होता, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ है वो DBMS में नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये लोकल है उसके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। अब इसको कोई यूज़ नहीं किया जाता तो इसके बारे में बात करें तो कंजर्वेटिव 2PL के लिए कोई भी ऐसा टूल रिक्वायर्ड होता है जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्रांजैक्शन कितने लोग की ज़रूरत होगी और कितने की ज़रूरत होती है। इसके लिए अपन इस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के बारे में। तो बात करें इसके बारे में, इसके अंदर से क्या होता है कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर से हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नंबर होता है जिसे टाइम स्टैम्प नंबर कहा जाता है, बोले तो TSP कहा जाता है। जो ट्रांजैक्शन सबसे ओल्डेस्ट होगा उसका TSP नंबर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, और जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले बाद में होगा, सबसे यंगेस्ट होगा, उसका TSP नंबर है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं RTS के बारे में। RTS क्या होता है, रीड टाइम स्टैम्प होता है। इसके अंदर से क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट बोले तो नवीनतम ट्रांजैक्शन नंबर जो भी सक्सेसफुली रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसका टाइम स्टैम्प नंबर है वो RTS कहलाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो अभी नवीनतम जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन रीड होने के बाद में उसके लिए एक नंबर जनरेट होगा जिसको क्या कह सकते हैं अपन, RTS कह सकते हैं। दूसरा नाम आता है WTS को बोल सकते हैं अपन राइट टाइम स्टैम्प इसको कहा जाता है। इसके अंदर से क्या होता है कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन नंबर जो भी सक्सेसफुली राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको अपन क्या कहते हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प नंबर होगा वो WTS कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे, नेक्स्ट वाले लिखो ग्राफ वाला। ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर से होता क्या है, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल ये होता है कि ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर से पार्शियल ऑर्डरिंग यूज होती है, ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने बनाया A, ये आ गया पेरेंट से बन गए 2 चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने बनाया बी बनाने के बाद में इसके साथ में C आ गया, ये अलग आपने छोड़ दिया, साथ में आपने 2 और बना दिए गए। तो अब की बार ये है, ये पेरेंट बन गया, ये इसके जो चाइल्ड बन जाए, इस प्रकार से काम चलता रहता है। अब बात करते हैं ट्री बेस प्रोटोकॉल के बारे में, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नया हेडिंग डालो ट्री बेस वाला, ट्री बेस प्रोटोकॉल। ये ट्री बेस प्रोटोकॉल है, किसका यूज़ करेगा, याद रखना ट्री बेस प्रोटोकॉल है वो सारे के सारे मेथड है वो ग्राफ बेस प्रोटोकॉल की यूज़ करता है। और बात करें तो एक्सक्लूसिव लॉक इस पर काम करता है और पर नहीं करता। ठीक है, और बात करें इसके अंदर से ट्री बेस प्रोटोकॉल के अंदर से, इसके अंदर से क्या होता है, इस मेथड के अंदर से बिना किसी 2PL एल्गो को यूज़ करते हुए सीरियलाइजेबिलिटी को अपन RQ कर सकते हैं। और इस मेथड के अंदर से ग्राफ बेस प्रोटोकॉल को पार्शियली ऑर्डरिंग का यूज़ किया जा सकता है। इस मेथड के अंदर से आपको 4 रूल फॉलो करेंगे। कौन कौन से फॉलो करेंगे, पहला रूल बात करें तो फर्स्ट लॉक किसी भी डाटा आइटम को लगाया जा सकता है। दूसरा बात करें तो फर्स्ट लॉक के बाद में लॉक उसी पर लगा सकते हैं यदि उस डाटा आइटम का क्या होता है, जो पेरेंट है वो पहले से लॉक होता है तो लगा सकते हैं। दूसरा बात करें यदि पेरेंट लॉक नहीं है तो पहले पेरेंट लॉक किया जाएगा और उसके बाद में डाटा आइटम को लॉक कर सकते हैं। तीसरा बात करें, तीसरा ये आ जाता है कि अनलॉक किसी भी डाटा आइटम को किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा रूल बात करें यदि ट्रांजैक्शन ने किसी भी डाटा आइटम को लॉक करने के अनलॉक कर दिया गया है तो अब ट्रांजैक्शन में उसी डाटा को आइटम को लॉक नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये 4 रूल हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे ट्री बेस प्रोटोकॉल के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, नाम आ जाता है उसका इंडेक्सिंग। क्या आता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले दिमाग में आपके पास में आइडिया आया कि अपन इंडेक्सिंग का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है,
दूसरा बात करें अपन, देखो किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है इसका। यदि आप इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करते हो तो क्या होता है कि सीपीयू क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए रैम से डेटा मांगता है और रैम हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लाकर देती है, इसलिए इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में लॉजिकल ब्लॉक में डिवाइड होती है और हार्ड डिस्क में ब्लॉक को साइज होती है वह साइज़ रैम के ब्लॉक में होती है, ये आपको देखने को मिल जाता है। छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पर आपका ये सीपीयू रहा, ये आपका रैम रहा, ठीक है। और रैम के अंदर से आपको 1 KB की नीड है कोई भी, और ये आपकी एसडी रही। कौन सी रही? एसडी बोले तो हार्ड डिस्क रही। यहाँ पर इसको ब्लॉक्स में बांटा जाता है, B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया, इस प्रकार से ये लॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर से इसको कोई भी सीपीयू को ज़रूरत होती है तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्वेरी से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में वो जो चीज़ है वो कहाँ पर आ जाएगी, आपको रैम में आ जाएगी। तो आपको इसका सीक्वेंस पूछे तो याद रखना, एचडी बोले तो हार्ड डिस्क आ गया, फिर बाद में आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लॉक देखने को मिलेगा, और फिर बाद में आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके अंदर लिए आपको सर्च करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे सर्च जो भी डाटा उस डाटा को यूज़ करने के लिए एक तो आप बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हो। दूसरा बात करें आप इसमें लीनियर सर्च है वो यूज़ कर सकते हो। बाइनरी के अंदर से बात करें तो बेस्ट कॉस्ट होगी वो 0 होगी, और दूसरी बात करें जो सबसे बेकार कॉस्ट होगी वो लॉजिकल लॉग एन टू एन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और वैसा का वैसा लीनियर के अंदर से बात करें तो बेस्ट कॉस्ट 0 और 1 आपको देखने को मिलेगी, और सबसे बेकार कॉस्ट होगी वो जो बेकार जो केस होगा वो कौन सा होगा, 0N वाला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इंडेक्स टेबल के अंदर से है ना, जो रिकॉर्ड्स को एंट्री 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो रहता है डेंस इंडेक्सिंग होता है, एक दूसरा होता है स्पार्स इंडेक्सिंग, आपको देखने को मिल जाता है। डेंस इंडेक्सिंग के अंदर से होता क्या है, तो डेंस इंडेक्सिंग के अंदर से बात करें तो हार्ड डिस्क में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना, उन सभी रिकॉर्ड्स को एंट्री इंडेक्स टेबल में भी की जा सकती है। दूसरा बात करें तो डेंस इंडेक्सिंग में हम तब तक काम में लेते हैं जब तक क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर से नहीं होता, ठीक है, और बाद में इसको अपन यूज़ नहीं ले सकते। स्पार इंडेक्सिंग के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इस इंडेक्सिंग के अंदर से इंडेक्स टेबल में हार्ड डिस्क के हर ब्लॉक को क्या कर सकते हैं अपन, एंकर रिकॉर्ड की एंट्री इंडेक्स के टेबल में की जा सकती है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। हम 2 चीज़ें हैं बस, 2 इंडेक्सिंग का नाम याद रखना कि 2 टाइप से अपन किसी भी चीज़ को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं उस इंडेक्स टेबल के अंदर से, ठीक है। जब बात करें इंडेक्सिंग के टाइप कितने होती हैं, तो इंडेक्सिंग के टाइपों के बारे में बात करें, देखो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इंडेक्सिंग के टाइप कौन कौन से होंगे, मुख्य रूप से बात करें तो 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक का मिलेगा सिंगल, कौन सा मिलेगा, सिंगल लेवल, और दूसरे का बात करें तो नाम आ जाता है मल्टी लेवल। ये आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल लेवल के अंदर से आपको प्राइमरी इंडेक्सिंग मिल जाती है, और दूसरा बात करें सेकंड इंडेक्सिंग मिल जाती है। अपना जो सिलेबस में जो दे रखा है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक दे रखा है बी ट्री दे रखा है, और एक B+ ट्री दे रखा है। ये अलग से टॉपिक दे रखा है, इसको अपने को पूरा पढ़ना है। और इधर सिंगल की तरफ से अपन जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्राइमरी के बाद में क्लस्टर मिल जाएगा, ठीक है, और इधर मिल जाएगा सेकेंडरी। अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टर किस प्रकार से यूज़ होता है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालो आप यहाँ पर, प्राइमरी के बारे में बात करेंगे किस प्रकार से प्राइमरी यूज होती है। प्राइमरी के बारे में बात करें तो आपको सबसे मिलेगा सॉर्टेड फाइल मिल जाएगी, सॉर्टेड फाइल, प्लस मिलेगा आपको की वैल्यू। क्या मिलेगा? की वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर से आपको स्पार्स इंडेक्सिंग भी देखने को मिल जाती है गाइस। जब आप जाते हो किसके बारे में, क्लस्टर्ड के बारे में, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग की जब चर्चा होती है तो आपको क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा ये नो की भी देखने को मिल जाती है, और सेम वैसा का वैसा आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। ये वाला सेकंड इंडेक्सिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ें अपन पहले जो छोड़ कर आए थे उसमें दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन आपको देखने को इसके अंदर से मिल जाएगा। सेकेंडरी की बात होती है तो आपको अनसॉर्टेड फाइल देखने को मिलेंगी, और की और नॉन की दोनों इसके अंदर से आपको यूज़ की जा सकती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के बारे में।
मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होता क्या है, देखो गाइस, ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर से देखने को मिलेगा। इसमें से क्या मिलेगा कि आपको एक से ज़्यादा इंडेक्सिंग टेबल को यूज किया जा सकता है। तो एक टेबल के अंदर से क्या कर सकते हो आप, इंडेक्सिंग टेबल में पॉइंटर और दूसरे इंडेक्सिंग टेबल में आप पॉइंट कर सकता है, ठीक है। और दूसरे इंडेक्सिंग टेबल का पॉइंटर तीसरी इंडेक्सिंग टेबल को पॉइंट कर सकता है। इस टाइप का जो इंडेक्सिंग होगी उसको अपन क्या कह सकते हैं, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो देखो अपन जब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो डाटा होता है उसमें इंटरसेक्शन और साथ में ही जो डिलीट वाली प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा थोड़ी सी देखने को मिल जाता है। मतलब उसको आप इंटरसेक्शन और डिलीट है वो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बनाने के लिए अपने बी ट्री और बी प्लस ट्री का यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों के बारे में बात करें किस प्रकार से बनता है बी प्लस ट्री और बी ट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, बी ट्री के बारे में। क्या है बी ट्री? बी ट्री के अंदर से क्या करें कि सभी जो लीफ हैं, सभी लीफ नोड हैं वो एक ही लेवल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, बी ट्री कहलाता है। अब बात करें जो बी ट्री है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो लीफ और नॉन लीफ जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। और ब्लॉक पॉइंटर है वो, जो ब्लॉक पॉइंटर बोले तो नंबर ऑफ चाइल्ड जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स को, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। की वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी। रिकॉर्ड्स पॉइंटर भी, जैसे डाटा पॉइंटर होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें ना इसी के अंदर से, तो लीफ नोड और नॉन लीफ नोड दोनों है वो सेम स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, ठीक है। जितने भी ब्लॉक पॉइंटर हैं या फिर की पॉइंटर हैं या फिर रिकॉर्ड पॉइंटर हैं या फिर रूट नोड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, उतने ही आपको देखने को मिलेंगे लीफ नोड होंगे, देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस बी प्लस ट्री के बारे में। कौन सा, बी प्लस ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें अपन बी प्लस ट्री के बारे में, तो बी प्लस ट्री क्या होता है कि ऑल डेटा और की प्रेजेंट एट लीफ नोड आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर से बात करें तो लीफ और नॉन लीफ नोड हैं वो स्ट्रक्चर का है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। नॉन लीफ का अलग मिलेगा और लीफ का अलग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में कि अपने को अलग से दे रखा है बी प्लस ट्री और बी ट्री के बारे में डिफरेंस आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें बी ट्री क्या होता है। बी ट्री के अंदर से आपको लीफ और नॉन लीफ है वो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, जबकि बी प्लस ट्री के अंदर से आपको इसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें तो इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, जो बी ट्री होता है, बी ट्री के ऊपर डेटा आपको कहाँ पर अवेलेबल होगा, हर नोड पर मिल जाएगा। जबकि बी प्लस ट्री है उसमें आपको क्या मिलेगा, ओनली लीफ नोड पर ही डेटा अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और तीसरा बात करें तो बी ट्री है, बी ट्री के अंदर से आपको नॉन रिडंडेंट की है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि बी प्लस ट्री है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से गाइज आपका जो DBMS का रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुका होगा, एक बार रिवीजन ज़रूर हो चुका होगा मोटा मोटे तौर के ऊपर से। पूरा मैं इसको बता नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत कम आपके पास में भी और मेरे पास में भी। और आप मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम लिंक दे रखा है वहाँ पर भी चैट वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, वहाँ पर अपन ये बता देना कि मेरे को अब जावा स्टार्ट करनी चाहिए या फिर कौन सी DCN स्टार्ट करनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपने पास में जावा स्टार्ट करनी चाहिए। जो भी आप मांगोगे वो आपने स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।